राम राम, सबका स्वागत भाई। और आज जीएनएन है और डेट हो गई है 2 जून। 2 जून हम्म 2025। ओवरी चैप्टर चल रहा है जिसमें हमारा एसबीएस ऑफ द ओवरी चल रहा है और इसमें आज टॉपिक है एंडोमेट्रियोसिस। हाँ जी। इससे पहले ओवेरियन सिस्ट या ओवेरियन कैंसर हो गया। एंडोमेट्रियोसिस में कह रहे हैं प्रोबेबली द सेम एसबीएस एज अबव, मतलब जो एसबीएस ओवेरियन सिस्ट का था। और कॉन्फ्लिक्ट एंडोमेट्रियोसिस का भी जो रहेगा वो रहेगा ट्रोमेटिक लॉस कॉन्फ्लिक्ट और फियर ऑफ लॉस ऑफ क्लोज रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और एनिमल्स। एंडोमेट्रियोसिस में भी यही हाँ कॉन्फ्लिक्ट है। हाँ जी। Conventional medicine हाँ जी। believes that endometriosis occurs when cells from the endometrium appear scattered outside of the uterine cavity. कन्वेंशनल मेडिसिन में ये विश्वास माना जाता है कि जो एंडोमेट्रियोसिस है ये तब होती है जब एंडोमेट्रियम की जो सेल्स हैं वो स्कैटर्ड हो जाएं बाहर, यूट्राइन केविटी से बाहर पहुंच जाएं या बाहर भी मिलें। एंडोमेट्रियोसिस cells are, according to Dr. Hammer ovary cells. Endometriosis cells are, according to Dr. Hammer ovary cells. तो अकॉर्डिंग टू हैमर साहब जो है ये एंडोमेट्रियोसिस की जो सेल्स हैं ये ओवरी की सेल्स हैं, जबकि कन्वेंशनल मेडिसिन में ये कहा गया है कि जो एंडोमेट्रियल लेयर है अंदर की यूट्राइन केविटी की वो बाहर स्कैटर्ड हो गई है। ये दोनों में अलग अलग थोड़ा सा अंतर है। हम फेस में कह रहे हैं कंडीशन आफ्टर द हीलिंग फेज। कंडीशन आफ्टर द हीलिंग फेज when a growing ovarian cyst has been pumped up by syndrome, an accident, fall, concussion or the like can cause it to burst, as it is only surrounded by a thin skin, यानी कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया। जब कोई ग्रोइंग ओवेरियन सिस्ट है और तो वो पंप्ड अप हो जाती है सिंड्रोम के द्वारा, वो और ज्यादा एक तरह से बढ़ जाती है, फूल जाती है, और किसी एक्सीडेंट के द्वारा या गिरने के द्वारा या कंकशन होने के द्वारा, चोट लगने के द्वारा मान लो ये बस्ट आउट हो जाती है, क्योंकि इसकी जो सरफेस है वो थिन स्किन से ही कवर रहती है बस ट्यूनिका एल्बुजिनिया से। So the ovarian cells then escape into the abdominal cavity where they begin to grow and can cause severe cycle-dependent symptoms, यानी कि cramp like pain before and during menstruation, ब्रैकेट में कह रहे हैं डिस्मेनोरिया। तो ये ओवेरियन सेल जो है एस्केप हो जाती हैं एब्डोमिनल केविटी में और वहां पर ये ग्रो करने लगती हैं। और इनकी एक खास कैरेक्टरिस्टिक और आ जाती है कि जब भी साइकिल आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है किसी फीमेल में, तो उस दौरान साइकिल डिपेंडेंट सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे क्रैम्प लाइक पेन आने लगेगा जहां जहां ये सेल्स हैं उस दौरान, मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान या उस समय, उसके बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन के दौरान भी और उससे पहले भी, यानी कि डिस्मेनोरिया। तो बेसिकली बात बड़ी मजे की है। तो कई बार जो विकेरियस मेंसेस हैं, विकेरियस मेंसेस कह लो या मेंसेस के दौरान कई लेडीज आएंगी, कहेंगी साहब मेंसेस के साथ साथ हमारे पेट में भी दर्द होता है, मेंसेस के साथ साथ हमारे पर्टिकुलर पार्ट में भी दर्द होता है। तो इसमें ये संभावना बिल्कुल जताई जा सकती है कि जो एंडोमेट्रियल सेल हैं या अकॉर्डिंग टू हैमर ओवेरियन सेल हैं, ये उस पर्टिकुलर पार्ट में भी स्कैटर्ड हो गई है, इसलिए वहां पर साइकिल डिपेंडेंट सिम्टम्स आते हैं। भाई बहुत ही अच्छा है ये। राम राम भैया। राम राम। राम राम भाई। राम राम जी। राम हाँ। राम। तो यहाँ रिमार्क कह रहे हैं, इस पे टिप्पणी दे रहे हैं कि द सेटलिंग ऑफ ओवेरियन टिश्यू ऑन फॉरेन टेरिटरी रिफ्लेक्ट द कन्वेंशनल व्यू ऑफ मेटास्टेसिस, हाउएवर and of course endometriosis has nothing to do with malignancy। ये सेटलिंग होना ओवेरियन टिश्यू का फॉरेन टेरिटरी
में जा करके रिफ्लेक्ट करता है कन्वेंशनल व्यू को कि ये भाई मेटास्टेसिस हो गई है कन्वेंशनल मेडिसिन के अनुसार। हालांकि ऑफ कोर्स एंडोमेट्रियोसिस का जो है हैज नथिंग टू डू विद मैलिग्नेंसी। एंडोमेट्रियोसिस मैलिग्नेंसी से उसका कोई लेना देना नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है, जबकि कन्वेंशनल व्यू है कि ये मेटास्टेसिस हो गया। थेरेपी में कह रहे हैं दैट द कॉन्फ्लिक्ट इज सॉल्व्ड इफ ऑफ लिटिल यूज। You need to examine and heal old and current conflicts in relation to femininity, self-worth, partnership, sexuality and pregnancy. कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सोल्व किया जाए, सोल्व करना इज ऑफ लिटिल यूज, थोड़ा बहुत फायदेमंद रहेगा। हमें जरूरत है एग्जामिन करने की और हील करने की ओल्ड या करंट कॉन्फ्लिक्ट को, जो कि जुड़ा हो फेमिनिटी से, जो कि जुड़ा हो सेल्फ वर्थ से, पार्टनरशिप से, सेक्सुअलिटी से और प्रेगनेंसी से। सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए कह रहे हैं कि सी रेमेडीज ऑफ ओवेरियन ऑन पेज नंबर 240 पे आगे ओवेरियन मेडिसिन दे रहे हैं, वो आ जाएंगी। ठीक है। एक्सपेरिमेंट विद नेचुरल ब्रैकेट में कह रहे हैं नेचुरल आइडेंटिकल हार्मोन्स इन सर्टेनली यूजफुल इफ नथिंग हेल्प एंड इफ एप्लीकेबल सर्जिकल रिमूवल ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। यदि कोई चारा ना चले तो वहां पर सर्जिकल रिमूवल किया जा सकता है। तो बड़ा अच्छा सा भाव हम लोगों को होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से अमित शर्मा, अमित पाल भाई यही आया कि अगर साइकिल के दौरान, मेंस्ट्रुएशन के दौरान या उससे पहले अमित पाल, अगर कोई जी साइकिल डिपेंडेंट सिम्टम आए, यानी कि उस मेंसिस से जुड़े कोई सिम्टम आए, तो उसमें एक तो हमारी होम्योपैथिक में विकेरियस मेंसिस बोलते हैं उसको, ये बोलते हैं कई बार। हालांकि विकेरियस बिल्कुल सेपरेट भी हो जाता है कि उसको मेंसिस तो आते नहीं, नोज ब्लीड हो जाती है या हाँ जी। अदरवाइज यहाँ पर डिस्मेनोरिया है। हाँ, नहीं डिस्मेनोरिया भी है, और इसमें मुझे बहुत अच्छी फील ये आ रही है, अगर आप इस पर गौर करो कि कई लेडीज आपके पास आती हैं कि डॉक्टर साहब जब हमारे मेंसेज आता है तभी हमारे पेट में बहुत जबरदस्त ऊपर भी, लीवर साइड में भी या कहीं दूसरी साइड पे भी तभी दर्द होता है। सिमरन या दीपशिखा अगर इस बात को नोट करी होंगी। हाँ जी जी बॉस। हाँ जी। तो इसका मतलब हम इसका मतलब क्लिनिकल डायग्नोसिस में ये जरूर असेसमेंट कर सकते हैं कि इस लेडी को हो सकता है एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम हो। हाँ, और फिर उसी तक ट्रैक पे जा करके हमें जांच करानी भी चाहिए फिर उसकी। हाँ जी। और बस देखिए दो चीजें और निकल आई, मतलब बड़े सर ने जो बताया था इसमें दे नहीं रखा, लेकिन बड़े सर ने हमेशा एंडोमेट्रियोसिस का नाम आते सर ने बोला था कि एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट या एंजाइटी फैमिली अबाउट को बहुत ज्यादा कंसिडर करना है ना। और उसके साथ में देखो कि 3-4 चीजें इन्होंने बहुत बढ़िया और दे दी कि खाली एंजाइटी वहीं की नहीं, एंजाइटी फेमिनिटी वाली। कल भी आपकी बात वही निकल कर आई कि जितना होगा उतनी, जितनी ज्यादा सेल्स होंगी उतनी ज्यादा फीमेल हार्मोन रिलीज करेंगे और फेमिनिटी बढ़ेगी। या उसकी सेल्फ वर्थ से रिलेटेड के कहीं कोई वो मेरे एज अ फीमेल मेरे में कमी या मेरी कमी निकाली जा रही है, तो उससे भी सेक्सुअलिटी से रिलेटेड के उसकी डिजायर्स पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही है, उसको सेक्सुअल हार्मोन्स बढ़ाने पड़ रहे हैं। तो ये सब हमारे को कॉन्फ्लिक्ट और ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बताएंगे कि भाई उसके साथ में हमारे को जो क्वेश्चन उससे पूछने हैं या हमारा जो ध्यान देना वो इन चीजों पर ध्यान देना। हाँ, तो चार्ज। हाँ बेटा। एक और चीज की जैसे एंडोमेट्रियम जो है वो न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, उसका पार्ट होता है। तो जहाँ भी ये बढ़ रहा है वहां पे ये देखना होगा कि कहाँ पे वो फीमेल जो है अपनी फैमिली को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना चाहती है, जो अपने उस लेवल से बाहर आके करना चाहती है। अपने को एक्सटेंड कर रही है। आप एक तो बोला था, एक चीज पे थोड़ा सा और गौर करो। अभी शब्द आए हैं, बेसिकली अब तक हम एंडोमेट्रियम पे ही फोकस करते थे। और एंडोमेट्रियम, अब एंडोमेट्रियम पे अगर फोकस करोगे तो वहीं तक सीमित रह जाओगे कि न्यूट्रिशन का मसला है। लेकिन अकॉर्डिंग टू हैमर ये ओवरी सेल्स हैं, और ओवरी सेल्स का मतलब है स्ट्रोमल टिश्यू, और स्ट्रोमल टिश्यू एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है, और एस्ट्रोजन जो है हार्मोन वो आपकी फेमिनिटी से संबंध है।
आपके सेक्सुअलिटी से संबंध है, आपकी प्रेगनेंसी से संबंध है और पार्टनरशिप से। तो ये जो 4 वर्ड जुड़े हैं दीपशिखा, 5, फेमिनिटी, सेल्फ वर्थ, पार्टनरशिप, सेक्सुअलिटी, प्रेगनेंसी, ये हम इस नजरिए से ही समझ पाएंगे यदि हम इनको ओवरी की सेल समझेंगे एंडोमेट्रियोसिस में जो है। और अगर हम केवल और केवल एंडोमेट्रियम की लेयर को ये समझेंगे कि ये बाहर चली गई ये कोशिकाएं, तो चूंकि एंडोमेट्रियम टिश्यू वन एंड ओनली न्यूट्रिशनल टिश्यू है यूट्राइन के अंदर, जो कि फीटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, तो वो हम केवल न्यूट्रिशन तक रखेंगे अपनी चिंता को। लेकिन अगर हम इन्हें मान के चल रहे हैं, जैसे आज हमें समझ में आया कि ये ओवरी की सेल हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हैमर साहब, ना केवल अकेले या ना केवल एंडोमेट्रियम की, तो तब फिर ये फेमिनिटी से भी जुड़ जाएगी, सेक्सुअलिटी से भी जुड़ जाएगी, प्रेगनेंसी से भी जुड़ जाएगी। हाँ, खाली एंजाइटी चिल्ड्रन या एंजाइटी फैमिली की जगह बाकी 4 चीजें और मिल रही और जुड़ेंगे तब मिलेंगे। हाँ भाई, तब मिलेंगे जब इन्हें ओवरी की सेल समझोगे आप। तो बस इसका मतलब तो ये हुआ, फिर इसको ऐसे समझे कि एस्ट्रोजन का कहाँ हो रहा है और वो एस्ट्रोजन का क्या क्या काम है, तो अगर एस्ट्रोजन बढ़ रहा है तो वो और क्या क्या कर सकता है। हाँ 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 हाँ। देखो दीपशिखा, कल भी ये बात निकल कर आई थी बहुत बढ़िया कि हमारे को सिस्ट के साथ में ये देखना पड़ेगा हार्मोन लेवल क्या जा रहा है। हाँ। और आज भी एंडोमेट्रियोसिस के साथ में भी इसका मतलब जो हमारे को ट्यूमर्स मिल रहे हैं, फीमेल ट्यूमर्स मिल रहे हैं, उनके साथ में हार्मोनल एक्सरे जरूर करा लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अब तो मुझे एक डाउट और क्लियर करने का मन हो रहा है आप लोगों के साथ कि कहीं भी हैमर साहब ने इनको एंडोमेट्रियम की सेल नहीं कहा, क्योंकि यूट्राइन केविटी की सेल बॉडी के अंदर कैसे चली जाएगी। हाँ, ओवरी की सेल चली जाएगी एब्डोमिनल केविटी में, क्योंकि उसको जो क्योंकि उसकी जो थिन लेयर है जो ऊपर आया था, ये ट्यूनिका क्या था वो, एल्बिकेंस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये रप्चर होने के बाद ओवरी की सेल का पहुंचना मुमकिन है, जबकि एंडोमेट्रियम चूंकि इनर सेल है उसकी तो एग्जिटी केवल मेंस्ट्रुएशन के दौरान बाहर को है। बट लेकिन बस लिखा तो यही है, देखिए ना कि एंडोमेट्रियोसिस जो है occurs when cells from endometrium appear scattered outside the uterine cavity। हाँ, किसके अकॉर्डिंग कन्वेंशनल मेडिसिन के अकॉर्डिंग। ओके। और डॉक्टर हैमर साहब के अकॉर्डिंग ये ओवरी की सेल्स हैं। हम बस थोड़ा सा यहाँ अपना ध्यान फोकस करके चलेंगे, ध्यान देने वाला। हाँ ठीक है भाई। तो अब इसमें रूब्रिक वगैरह वही आ जाएंगे, एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट आप कह रहे हो, अब आ जाएंगे फेमिनिटी को लेके आ जाएंगे, है जी। हाँ जी, अब सेल्फ वर्थ से रिलेटेड ज्यादा आ जाएंगे बस, है भैया। यहाँ पर सेल्फ वर्थ से रिलेटेड ज्यादा आ जाएंगे और सेल्फ वर्थ एज अ फीमेल। हाँ ठीक है, अब हमारा रूब्रिक का दायरा बढ़ गया एंडोमेट्रियोसिस का। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग है इनफर्टिलिटी इन वोमेन, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ब्रैकेट में एमिनोरिया कह रहे हैं, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन, रिड्यूस्ड सेक्सुअल ड्राइव अगर है तो पॉसिबल कॉजेज हैं इसके टॉक्सिफिकेशन, जनरल सिंपैथिकोटोनिया, फीमेल लॉस ऑफ टेरिटरी कॉन्फ्लिक्ट, अंडर फंक्शनिंग ऑफ ओवरीज, लो लेवल ऑफ बॉडी फैट, ब्लॉक्ड फिलोपियन ट्यूब्स, प्यूट्रिटरी ग्लैंड। ठीक है जी। तो पॉसिबल कॉजेज मैंने पहले एक बार पढ़ दिए हैं ये डॉक्टर श्रेय, अब एक एक करके लेके चलते हैं। पॉसिबल कॉजेज में पहला है टॉक्सिफिकेशन, इनफर्टिलिटी के पीछे क्या है, टॉक्सिफिकेशन फ्रॉम केमोथेरेपी, रेडिएशन, इनोकुलेशंस, जीन टेक्नोलॉजी एटसेट्रा। सेकंड नेक्स्ट है जनरल सिंपैथिकोटोनिया। जनरल सिंपैथिकोटोनिया में कह रहे हैं कि सेक्सुअल डिजायर कम्स टू मैन एंड एनिमल ओनली ड्यूरिंग रिलैक्सेशन। सेक्सुअल डिजायर किस व्यक्ति में, इंसान में, मनुष्य में या जानवर में केवल और केवल रिलैक्सेशन के दौरान आती है। सेक्सुअल डिजायर जब बॉडी रिलैक्स रहती है, बंदा रिलैक्स होगा। कंसेप्शन एंड स्ट्रेस आर अपोजिटीज। कंसेप्शन
और स्ट्रेस। कंसेप्शन ये कंसीव को लेके लग रहा है शायद मुझे। कंसेप्शन और स्ट्रेस दोनों अपोजिट हैं। अगर कोई महिला या पुरुष स्ट्रेस में होगा तो महिला में कंसेप्शन होना मुश्किल हो जाएगा और मैन की सेक्सुअल ड्राइव या सेक्सुअल एफिशिएंसी वो घट जाएगी स्ट्रेस के दौरान। शी हु कंसीव्स मस्ट बी काम। जिसे कंसीव करना है उसको काम रहना ही होगा या रहना ही चाहिए। द बिगेटर मस्ट बी सेंटर ऑफ कैविटी। ये बिगेटर का मतलब देखो जरा, बिगेटर, द बिगेटर मस्ट बी सेंटर ऑफ एक्टिविटी। बिगेटर का मतलब ये जो पाने वाला हो, जो प्राप्त करने वाला हो, या तो कुछ ऐसा है। देखना बेटा एक बार, बस ये है कि अ पर्सन हु क्रिएट्स समथिंग, स्पेशली समथिंग न्यू और ग्राउंड ब्रेकिंग। हाँ, जो पर्सन नई पैदाइश कर रहा है, यानी कि मदर, फीमेल क्रिएट कर रहा है। हाँ हाँ जी। द बिगेटर मस्ट बी सेंटर ऑफ एक्टिविटी। Hunters know that female deer only conceive when the forest is quiet। क्या बात है। शिकारियों को ये पता था या ये जानते थे कि फीमेल डियर, जो फीमेल हिरनी होती थी, वो केवल तब कंसीव करती थी जब जंगल शांत हो, जब जंगल में उठा पटक हो, उधर शोर शराबा हो, शेर का शिकार करने निकला हो शेर अपना, या कोई भी एजिटेशन जंगल में है, तो इसका मतलब अमित शर्मा हिरनी कंसीव नहीं करेगी। टू मैनी स्ट्रीट्स, मोटरसाइकिलिस्ट एंड डॉग्स प्रिवेंट कंसेप्शन। टू मैनी स्ट्रीट्स, मोटरसाइकिलिस्ट, इन वर्ड्स को क्लियर करो जरा। टू मैनी स्ट्रीट्स, मोटरसाइकिलिस्ट एंड डॉग्स प्रिवेंट कंसेप्शन। मतलब बहुत अगर वहाँ पर ज्यादा भीड़ भाड़ छेड़खानी होती है ना, लोग बाग ज्यादा आते जाते रहते हैं, ओके, तो कंसेप्शन नहीं हो पाएगा। ओके, अच्छा। मतलब वो शांत नहीं जगह। पवन बॉस एक चीज देखिए, जो क्लिनिक में, फिर वही बात है, हम लोग देखते हैं क्लिनिक में जो केसेस आते हैं इनफर्टिलिटी के, उसमें भैया अधिकतर कहते हैं कि इसका जो है अभी जो चीज है वो इसकी उस डायरेक्शन में जा ही नहीं रही। हाँ। अभी तो दिमाग लड़ाई झगड़ों में या दिमाग आगे बढ़ने में या उसमें फंस रहा है। पहले उसको इस पोजीशन पे लाओ कि वो शांत होकर कंसेप्शन के बारे में सोचे। हाँ हाँ, ये बात बिल्कुल सही आई है कि सबसे पहले मेल भी हो, बस बात बी गेटर वाली, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी वाली, मेरा दिमाग तो लगा हुआ है कहीं और उलझा हुआ है, तो मैं अगली चीज कैसे प्रोड्यूस कर सकता हूँ, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, दोनों को ही शांत होना पड़ेगा। सिंपैथिकोटोनिया से बाहर आना होगा, कामनेस में जाना होगा, तभी कंसेप्शन होगा, सीधी सी बात है। हाँ जी। नेक्स्ट है फीमेल लॉस ऑफ टेरिटरी कॉन्फ्लिक्ट। Female loss of territory conflict in the active phase goes to a territorial conflict on the feminine left side blocks and feminine territorial area. This situation goes to the female in her becomes masculine, switching to the right side of the brain. और फिर ये सिचुएशन जाएगी कि C becomes masculine, ब्रैकेट में कह रहे हैं डायनेमाइजेशन, पॉसिबली होमोसेक्सुअलिटी एटसेट्रा। फिर ये सिचुएशन कह रहे हैं आगे बढ़ती है ड्रॉप इन एस्ट्रोजन लेवल। फिर इसकी वजह से फेलियर ऑफ ओवुलेशन या ओवुलेट, ब्रैकेट में कह रहे हैं इक्वल टू सेकेंडरी एमिनोरिया। फिर ये सिचुएशन बढ़ जाएगा, फाइनल पहुंच जाएगी इनफर्टिलिटी। कितना बढ़िया ट्रैक दिया है। जब फीमेल लॉस ऑफ टेरिटरी कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा एक्टिव फेस में, तो यहाँ पर टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से फेमिनिन लेफ्ट साइड ब्लॉक्स, यानी कि फेमिनिज्म इसका चैलेंज हो जाएगा। फेमिनिन एक तरह से ये ब्लॉकेज होने लगेगा, फेमिनिन टेरिटोरियल एरिया। इसकी वजह से फीमेल जो है वो मस्कुलाइन हो जाएगी, मैनिस हो जाएगी, और ये स्विच कर जाएगी राइट साइड ऑफ ब्रेन की तरफ, जिसकी वजह से ये मस्कुलिन होगी, और मस्कुलिन में भी ज्यादातर ये होमोसेक्सुअलिटी की तरफ थोड़ा बढ़ेगी।
जिसकी फिर इसमें एस्ट्रोजन लेवल भी डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से फेलियर ऑफ ओवुलेशन भी हो जाएगा, जिसमें सेकेंडरी एमिनोरिया ब्रैकेट में कह रहे हैं, और फिर फाइनल ये इनफर्टिलिटी की शिकार हो जाएगी। बहुत अच्छा है ये। नेक्स्ट है अंडर फंक्शनिंग ऑफ द ओवरीज। एक्टिव फेस जिम्मेदार होगा यहाँ पर। पवन बॉस, हाँ भैया। पवन बॉस जी। इसी में देखो दो तरह के हमारे पास रूब्रिक बात आ गई, क्योंकि फीमेल लॉस ऑफ टेरिटरी कॉन्फ्लिक्ट है, तो हाँ। फीमेल लॉस ऑफ टेरिटरी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उसके अंदर की फीमेल मैस्कुलिन बनने लगी। हाँ। यहाँ पर इसका मतलब हमारे पास होमोसेक्सुअलिटी में भी दो रूब्रिक आते हैं, एक हो गया अवर्जन टू वुमेन या अवर्जन टू मैन, और दूसरा हो गया लव फॉर द सेम सेक्स। यहाँ पर इसके पीछे क्या दिक्कत हुई कि उसने अपने टेरिटोरियल एरिया को ब्लॉक करा। इसका मतलब उसको जो अपने अंदर की वुमेन थी उससे अवर्जन होने लगा। इसलिए वो मैन बनी लगी, इसलिए वो मैनिश में गई, इसलिए वो होमोसेक्सुअलिटी में गई। जहां पर जिसको प्यार चाहिए, जिसको प्यार चाहिए वो ये चाहता है कि हाँ इससे मुझे किसी भी तरह से प्यार मिले, तो वहां पर आएगा लव फॉर द सेम सेक्स। हाँ भाई, अब एक मजे की बात और सुन लो फिर। फेमिनिन टेरिटोरियल एरिया अफेक्ट हो रहा है, तो अगर आपके क्लिनिक पे कोई महिला लैरिंजियल म्यूकोसा या मसल्स को लेकर आ रही, लैरिंजियल अस्थमा की शिकार है, रेक्टल म्यूकोसा से रिलेटेड प्रॉब्लम है, राइट ब्लैडर म्यूकोस मेम्ब्रेन से ग्रसित है, तो वो जल्दी से कंसीव नहीं करने वाली अब। नहीं कर पाएगी। हाँ। तो अब फेमिनिन टेरिटोरियल एरिया को अगर हम देखें पेज नंबर 316 पे जाकर के, तो कोरोनरी वेन जिस महिला की अफेक्टेड हो, सर्वाइकल म्यूकोसा अफेक्टेड हो, रेक्टल म्यूकोसा अफेक्टेड हो, लैरिंजियल म्यूकोसा एंड मसल्स जो जनरली लैरिंजियल अस्थमा के रूप में आता है हमारे सामने, राइट ब्लैडर म्यूकोसा अगर किसी म्यूकस मेम्ब्रेन अगर किसी के अफेक्टेड है, तो वो वहां पर फर्टिलिटी उसकी चैलेंज है, ये जान लेना। हाँ। तो देखो ये इनडायरेक्ट वे में हमें एक क्लिनिकल असेसमेंट इसके थ्रू भी मिल सकता है, क्योंकि फेमिनिन टेरिटोरियल एरिया कह के चले हैं ये। हाँ जी, बहुत बढ़िया। देखो छोटी छोटी सी चीजें बीच बीच में हमारे को इसलिए और ध्यान करने की होती है। हम कह रहे हैं कोई किसी में गया, चाहे वो होमोसेक्सुअलिटी में गया, तो होमोसेक्सुअलिटी में जाने के पीछे उसका रीजन क्या था, वहां से कॉन्फ्लिक्ट हटेगा। हाँ बिल्कुल। हाँ, कोई लगे कि ये होमोसेक्सुअल है ये लेडी, तो बेसिकली या मेल तो भाई फिर ये जाहिर सी बात है ये फर्टाइल रहना ही नहीं चाह रहा, ये तो कहीं और चली गई इसकी एनर्जी, इसका फोकस कहीं और है जहां पे इसकी एनर्जी जा रही है। चलो जी, तो नेक्स्ट है अंडर फंक्शनिंग ऑफ द ओवरीज। एक्टिव फेस में आएगा ये केस भी हमारे सामने। कह रहे हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ ओवेरियन टिश्यू, ब्रैकेट में रहे नेक्रोसिस कह रहे हैं ब्रैकेट में, जिसकी वजह से हो जाएगा होल्स इन द बेसिक टिश्यू, यानी कि स्ट्रोमल टिश्यू जो होता है ओवरी का। फिर इसकी वजह से श्रिंकिंग ऑफ द ओवरीज हो जाएंगी, और फिर ये जाएंगी लोअर लेवल ऑफ एस्ट्रोजन में, एस्ट्रोजन कम हो जाएगा। फिर उसकी वजह से इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा, लैक ऑफ पीरियड हो जाएंगे, यहाँ प्राइमरी एमिनोरिया हो जाएगा। इससे पहले वाले में सेकेंडरी एमिनोरिया था, ये ध्यान रखना। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के केस आते हैं, ये प्राइमरी इनफर्टिलिटी का केस होगा अंडर फंक्शनिंग ऑफ ओवरीज में, क्योंकि इसमें प्राइमरी एमिनोरिया है और इसकी वजह से इनफर्टिलिटी और रिड्यूस्ड फर्टिलिटी में पहुंच जाएगी बॉडी। अगर ओवेरियन टिश्यू में नेक्रोसिस हो गई तो वहां पर बेसिक टिश्यू डिस्ट्रॉय होकर के, नेक्रोज होकर के होल बन जाएंगे और ओवरी श्रिंक कर जाएगी, एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाएगा, मेंसेस इरेगुलर हो जाएंगे, पीरियड की कमी हो जाएगी, यानी कि प्राइमरी एमिनोरिया, और इस तरह से इनफर्टिलिटी बढ़ेगी, रिड्यूस्ड फर्टिलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है लो लेवल ऑफ बॉडी फैट। बहुत खूबसूरत, लो लेवल्स ऑफ बॉडी फैट, एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी फैट, एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी फैट।
fat women and men have an increased level of estrogen. The minimum amount of fat needed for pregnancy is 24%. At less than 60% ovulation ceases. देखो कहते हैं ना, लेडीज कहती हैं, गायनी कहती है किसी को वेट कम कर लो थोड़ा सा, अगर आपको कंसीव करना, किसी को कहेंगे थोड़ा सा वेट गेन कर लो। हाँ, दोनों तरफ जा रही है बात। एस्ट्रोजन लेवल, एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी फैट। बेसिकली उल्टा लिखा हुआ है ये, बॉडी फैट इज प्रोड्यूस्ड बाय एस्ट्रोजन विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोजन। ये है बेसिकली। फैट वोमेन एंड मैन हैव इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। इसलिए जो फैट वोमेन एंड मैन है उनमें एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ होगा। और मिनिमम अमाउंट यहाँ जरूरत होती है 24% फैट की प्रेगनेंसी के लिए, और अगर 16% से कम हो गया तो यहाँ ओवुलेशन होना बंद हो जाएगा। तो अगर बिल्कुल लीन थिन पेशेंट आ रहा है डॉक्टर सिमरनदीप सिंह आपके पास, लीन थिन है और उसकी ओवुलेशन हो नहीं रहा, तो क्लियर कट आज के बाद हम समझ जाएंगे कि इसको थोड़ा सा फैट गेन कराया जाए तो ओवुलेशन हो जाएगा। और खास करके एस्ट्रोजन जिम्मेदार है इसके पीछे। हाँ बेटा। लेकिन बॉस जो इसमें बोला है ना कि एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय फैट, तो ये दोनों वाइस वर्सा ही है, ये बात भी ठीक है और जो आपने बोला वो भी, बिकॉज अदरवाइज अगर हम हाँ फैट से ये बनता है, ये मेरे को नहीं अपडेट था, आप बता रहे हो तो अच्छी बात है। अदरवाइज मैं तो हाँ नहीं, आप सही कह रहे हैं बेटा आप, और नहीं तो गूगल पे भी और कंफर्म कर लेना। बहुत अच्छा, मैं 22 वर्ष मान रहा हूँ बिल्कुल। लेकिन मैं अब तक जो अपडेट हूँ वो ये हूँ कि जितनी भी आपका जो सुंदरता आती है फैट के, जो आपके बॉडी के जो कर्व्स आते हैं, आपके जो जिधर फैट एक्युमुलेशन होता है तो उधर फैट ही अच्छे से है, तो इसके पीछे एस्ट्रोजन जिम्मेदार है। लेकिन फैटी बंदे में एस्ट्रोजन फैट बनाता हो एस्ट्रोजन, इसको जरूर मैं भी चेक करूंगा। चेक करूंगा, ये नया है। जी जी। हाँ। जैसे सर ऐसा है सर, हमने देखा है गूगल पे लिखा है, यस एस्ट्रोजन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय फैट सेल्स, एडिपोज टिश्यू और एडिपोज टिश्यू और बॉडी फैट इज अ की साइट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन particularly after menopause. While the ovaries are the primary source of estrogen in premenopausal women, fat cells can also convert circulating precursor molecules to estrogen. हाँ। और पोस्ट मेनोपॉजल में क्या होता है बेटा डॉक्टर दीपशिखा? While the ovaries are the primary source of estrogen in premenopausal women, fat cells can also convert circulating precursor molecules to estrogen. हाँ, जब उधर ओवरी एट्रोफाइड हो जाएंगी तो ये एस्ट्रोजन वहां से बनने लगेगा पोस्ट मेनोपॉजल में। ओके, चलो जी। हाँ जी। नेक्स्ट हाँ, ये देखिए मतलब वैसे तो सब कुछ होता ही है, लेकिन ये बहुत अच्छी देखने की बात होती है मेल से ज्यादा फीमेल में, जहाँ शादी हुई और अच्छी एनवायरनमेंट होता है तो फीमेल का बॉडी फैट खुद ही थोड़ा थोड़ा सा बढ़ने लगता है। बिल्कुल है ना, कि जिसको कहते हैं ना कि ये फलने फूलने लगे, इसको इसीलिए कहा जाता है कि फलने फूलने लगे। तो उसी से उसकी सुंदर, दोनों चीजें वाइस वर्सा है, सुंदरता से निखार आ रहा है, तारीफ मिल रही है, तारीफ मिल रही है, सुंदरता से निखार आ रहा है। हाँ बिल्कुल। और बॉडी अच्छे नरिशमेंट में जा रही है तो आप फर्टिलिटी भी बढ़नी है, तब फर्टिलिटी इसलिए जो है अब वो एज जो है वो फैमिली को आगे बढ़ाने की एज भी वही है जब शादी के बाद थोड़ा वेट गेन करने लगते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ओके, जी देखो खूब बढ़िया एग्जांपल आ रहे हैं कि शादी के बाद जिनके वेट रिड्यूस हो रहे होते हैं। मैं मुझे याद आ रहे हैं एक दो पेशेंट या फैमिली उधर रिश्तेदारियों में, वहाँ कंसीव होने लगती है उन लोगों को, वहाँ कंसीव नहीं कर पा रहे होंगे। ओके, वहाँ कंसीव भी नहीं कर पा रहे और वहाँ पर कुछ दिक्कतें, वाकई सही बात है, कुछ दिक्कतें चल रही है। इसमें भी जैसे ना सर कई देशों में, वैसे अफ्रीका के कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे ट्राइब्स हैं, जैसे इथियोपिया में, वहाँ पे उन्हीं लोगों को लिया जाता है, मतलब एज अ पार्टनर, स्पेशली मेल्स और फीमेल्स में, जिसका मेल में जिसका की पॉट बेली हो और फीमेल में भी पॉट बेली, क्योंकि वो
चाहते हैं, कहते हैं कि जितना ज्यादा फैट होगा उतना ज्यादा हमारा ब्यूटी एंड चाइल्ड स्ट्रेंथ भी है। बनाता है वो चीज। हाँ तो उनका शायद ये चीज भी इसी चीज को करता है कि शायद फर्टिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है जितना फैट होगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल ये बहुत सही आप जा रहे हो डॉक्टर श्रेय। अगर हम आगे बुक पढ़ेंगे मैरी ओमस्टेड स्टैंटन की, तो उसमें आप ये देखेंगे कि ये वाला जो फैट वाला पार्ट है, ये या वेजिटेटिव बॉडी फर्टिलिटी के लिए बहुत बहुत जिम्मेदार है। वेजिटेटिव बॉडी, फैटी बॉडी और मसल्स अच्छी हो, इमोशनल प्लस वेजिटेटिव मसल्स और फैट का कॉम्बिनेशन बेस्ट फर्टाइल ग्राउंड बनाता है। हाँ, बेस्ट फर्टाइल ग्राउंड देता है मसल्स प्लस फैट दोनों मिला के। हाँ जी। हल्की सी मस्कुलर हो फीमेल और साथ में फैट का कंटेंट अच्छा हो, तो वो अच्छे फर्टिलिटी की तरफ। और इसलिए उधर ट्राइब्स में चूंकि वो पढ़ते तो है नहीं भाई इतने बारीकी से, थोड़ा ही उनका व्यावहारिक ज्ञान है, वो उनके पुश्तों से पीछे से चला आ रहा है, ऑब्जर्वेटरी वो है, वो उनकी नॉलेज थ्रू ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा होगा जनरेशन टू जनरेशन के इस तरह का कपल अच्छी फर्टिलिटी देता है, या इस तरह की लड़की या इस तरह का लड़का अच्छा प्रोड्यूसर रहता है। ये तो बहुत अच्छा सिलेक्शन है। आगे आने वाली जो सिविलाइजेशन में अगर इस बात का भी ध्यान रखा जाए तो हम बहुत अच्छे से बच्चों का भी वो कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं पार्टनर के लिए आगे। तो बहुत अच्छी बातें हैं ये, छोटी छोटी बहुत गहरी बातें हैं। जबकि ब्लॉक्ड फिलोपियन ट्यूब्स नेक्स्ट पॉइंट है इनफर्टिलिटी के पीछे। ब्लॉक्ड फिलोपियन ट्यूब्स में कह रहे हैं एडहेशंस, टाइटनिंग, स्कारिंग ऑफ द फिलोपियन ट्यूब्स ड्यू टू रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट विच गोज टू इनटू इनफर्टिलिटी। एडहेशन हो जाए, टाइटनिंग हो जाए, स्कारिंग ऑफ द फिलोपियन ट्यूब बन जाए, फिलोपियन ट्यूब में स्कारिंग हो जाए, और ये सब होता है रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी में चली जाती है बॉडी। बेसिकली मैंने अपने उसमें देखा व्यवहारिक उसमें जीवन में क्लिनिकल में कि जिन लेडीज को ज्यादातर इसमें टीबी भी बता देते हैं, फिलोपियन ट्यूब में टीबी हो गई थी जिसको, और तब से इसके नले बंद हो गए, अक्सर ऐसा बोला जाता है। तो इसमें ये रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट में पता चला ग्रोथ हुई, फिर डिग्रेडेशन हुआ, ग्रोथ हुई फिर डिग्रेडेशन हुआ, तो स्कार टिश्यू बन जाता है, तो जिससे वहां पे नैरोइंग हो जाती है उस ट्यूब में और ब्लॉकेज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्यूटिटरी ग्लैंड। प्यूटिटरी ग्लैंड कैसे रेस्पॉन्सिबल है इनफर्टिलिटी के लिए? एक्टिव फेस में बंदा आएगा इस कंडीशन में, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन अगर बढ़ा के रख रही है प्यूटिटरी ग्लैंड तो भी इनफर्टिलिटी होगी। और प्रोलैक्टिन क्यों बढ़ेगा? एंजाइटी फॉर चिल्ड्रन की वजह से, नरिशमेंट के लिए। अगर फैमिली में कोई फीमेल परिवार के नरिशमेंट को लेकर के किसी बंदा कोई बहुत बीमार है, फादर या भैया या बच्चा, उसको न्यूट्रिशनल केयर कर रही है, मदरली केयर कर रही है बहुत ज्यादा, तो उसको कंसीव नहीं कर पाएगी वो। क्यों? क्योंकि उसका पिट्यूटरी ग्लैंड उधर प्रोलैक्टिन हार्मोन ज्यादा बना रहा है। बस देखिए नेचर बात ये है ना कि वो उधर लगी पड़ी है, उधर लगी पड़ी ने इसलिए रोक दिया कि वो अभी तो अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट करे, पहले मैं उन्हें ही पूरा नहीं कर पा रही, ये दूसरा बच्चा कहाँ से करेगी। हाँ, बस वैसे भी जो नर्सिंग मदर होती है ना, जो बच्चों को फीड करा रही होती है, उनके लिए भी होता है कि जब तक नर्स कर रही होती है तब तक वो कंसीव नहीं कर सकती है। बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है दीपिका जो आपने कहा, मेरे माइंड में यही चल रहा था। अमित शर्मा भाई, पहले बेसिकली बच्चा माँ का दूध 3 साढ़े 3 साल पीता था, 3 साल 2 साल, तो नेचुरल फैमिली प्लानिंग भी वही थी। नेचुरल फैमिली प्लानिंग भी वही थी कि माँ खूब दूध पिलाती थी बच्चे को, तो जब तक बच्चा दूध पी रहा तो सेकंड कंसीवमेंट आता ही नहीं था जब तक बच्चा खूब दूध पी रहा। तो बेसिकली अक्सर आपने देखा होगा, पहले अगर गौर करोगे, अब नए बच्चे तो पीछे जाएंगे ढूंढने तब पता चलेगा, पहले बच्चों में डॉक्टर श्रेय अमूमन होता था 3 साल का गैप, 2.5 साल का गैप, और जबकि वो कोई भी फैमिली प्लानिंग का कोई तरीका नहीं अपनाते थे। उसके बावजूद बड़े बच्चे में, छोटे बच्चे में 2 साल, 2.5 साल, 3 साल
का जो है गैप होता था, और वो इसलिए होता था क्योंकि ये प्रोलैक्टिन मदर में खूब बनता रहता था उस बच्चे को न्यूट्रिशन देते वक्त, और उसकी वजह से वो कंसीव नहीं करती थी। ये बहुत अच्छी बात है जो दीक्षिका आपने ये रखी, और इसलिए नर्सिंग मदर को कंसीवमेंट का मतलब ही नहीं। और कहते हैं ना इसको मेंसेस ही नहीं आएंगे, तब तक मेंसेस भी नहीं आते हैं जनरली, तब तक मेंसेस नहीं हाँ आते। मैम हाँ हाँ, जैसे हाँ आजकल काफी केसेस ऐसे मिलते हैं जहाँ पे नर्सिंग मदर होती है, प्रॉपरली फीड करती है और वहां पे वो कंसीव भी कर हाँ, तो जाती है, कंफ्यूज हो रही है या वो, तो जी बॉडी यही बॉडी बताने वाली बॉडी कंफ्यूजन में है बेटा। हाँ ओके, और तो पता है एक और क्योंकि चीज आज मिलती है आजकल, बस हाँ क्या होता है ना, जब से सिजेरियन केसेस में मोस्टली देखेंगे जब आप से क्या होता है, हाँ 45 से जी 60 डेज के बाद मेंसेस भी आ जाते हैं। हाँ मेंसेस फिर से हाँ रेगुलर साइकिल भी शुरू हो जा रही है, तो जब हाँ मेंसेस ही आ जा रहे हैं तो फिर कंसीव करने का चांस भी फिर बढ़ जाएगा। भाई, बात तो वही वही है वही पहले वही शब्द में, वही आपके पहले कंफ्यूजन पहले शब्द में कंफ्यूजन जवाब है डॉक्टर दीपशिखा। भाई जी केस क्या कराया, सिजेरियन, हाँ तो नेचुरल प्रोसेस तो तोड़ ही दिया बिल्कुल। बिल्कुल अब तो 100% कंफ्यूज होनी है बॉडी, उसे पता ही नहीं है हाँ मेरे को कब मेंसेस सेट करने हैं, कब मुझे प्रोलैक्टिन देना, क्यों अभी तो वो तैयार ही नहीं थी बच्चे को एक्सपेल आउट करने के लिए, सिजेरियन करके उठा लिया। बॉडी में हाँ पैरेलल सिग्नल चलते हैं ठीक है, ये सिग्नल तो पैरेलल बिल्कुल चलते हैं, ये जैसे बच्चा नीचे एग्जैक्ट आगे जा रहा है बढ़ रहा है और डिलीवरी हो रही है, तो पैरेलल मदर के जो दूसरे फंक्शंस हैं प्रोलैक्टिन के रूप में, और ये सब पैरेलल इसका मैकेनिज्म बिल्कुल है फिजियोलॉजी में। और आपने वो तोड़ दिया, तो आपने तो उसे कहीं का नहीं छोड़ा, उसके सारी कहते हैं ना खोपड़ी खराब कर दी। अब वो खोपड़ी क्या करेगी, तो वो समझ ही नहीं पा रही। अब यही होता है कई बार 2-2 दिन तक 3 दिन तक जो है दूध नहीं उतरता सिजेरियन लेडी का, बिल्कुल जल्दी से दूध हाँ क्यों नहीं बन रहा, कहते हैं अभी माँ का दूध नहीं बन रहा, 3-4 दिन बाद बना। हाँ वो इसलिए बना क्योंकि आपने साइकिल को पूरा ही नहीं होने दिया नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू जो होना था। अब माँ, अगर माँ अच्छी है, माँ माँ इमोशनल है, माँ माँ प्यार भरी है, तो उसका 2-3 दिन में दूध निकल आता है फिर, अदरवाइज तो सूख भी जाता है। कई मदर तो दूध ही नहीं बनता फिर सिजेरियन और वालियों के। कई में ना, जी जी बस कई में शाम तक भी तुरंत आ जाता है, और कई में ऐसा होता है 2-2 3 दिन। एक और चीज कर दी है ना, जो बच्चे को अब तुरंत माँ को देते नहीं है, अलग बच्चे कर को वो देते 24 घंटे वो एक ऑब्जर्वेटरी उसमें रख देते हैं कि मदर कॉज ये और अनर्थ हो रहा है, ये अगर होता है। सिजेरियन बेबी को हाँ माँ की गोद में लिटा दिया जाए तो एक बार फिर भी जल्दी प्रोलैक्टिन बनने लगेगा। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल हाँ, तो ये तो आप अगर हम इसको गौर करें तो ये तो हमें पता चल रहा है कि कितना अनर्थ हो रहा है, कितना गलत दिशा में जा रहे हैं हम लोग। और अभी एक केस आया था, अमित शर्मा को याद आ जाएगा अभी, वो पता नहीं कौन सा कंट्री है, वहां वहां तो 6 साल के बाद माँ बाप से अलग अलग ही कर देते हैं, 6 महीने के बाद ही ऑस्ट्रेलिया में 6 महीने के बाद ऑस्ट्रेलिया में वो प्रैक्टिस करते हैं ना, वो बच्चे को एटोपिक डर्मेटाइटिस जिसको हुई हुई थी, हाँ 6 महीने के बाद के बिल्कुल। ये अकेले रहने की प्रैक्टिस करने लगे। तो ये तो भाई का पता नहीं कहाँ जाके रुकेगी दुनिया, ये तो बात अब सही है। बस नेचर के अगेंस्ट सारी उल्टी चीजें जा रही है ना, उल्टी चीजें नेचर के अगेंस्ट ही करे जा रहे हैं। हाँ, एक छोटा सा एडिंग और निपटा लेते हैं दोस्त, लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर या फ्रिजिडिटी। लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर ब्रैकेट में कह रहे हैं फ्रिजिडिटी, ठंडापन एक तरह से। फ्रिजिलिटी, हाँ फ्रिजिडिटी, फ्रीज हो गया, ठंडा हो गया बिल्कुल शरीर। इन आवर करंट ऑब्सेशन विद यूथ which is now coming to an end, the lack of sexual desire is seen as an illness. ये करंट ऑब्सेशन जो है हमारे यूथ के साथ, with the which is now coming to an end, the lack of sexual desire is seen as an illness. एक बीमारी के रूप में देखा जा रहा है हमारे यूथ में एक तरह से। लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर का एंड हो रहा है, मतलब इसलिए जो ऑब्सेशन है यूथ जवान बने रहने का शायद, हाँ जी 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 ये जी हाँ फैट इकट्ठा नहीं होने दे रहे होंगे वो, तो बेसिकली ये अंत हो जाता है सेक्सुअल डिजायर पे जाकर रुकता है ये ऑब्सेशन का एंड। फ्रॉम ए बायोलॉजिकल व्यू पॉइंट दिस कैन ओनली बी ट्रू ड्यूरिंग द फर्टाइल ईयर बट नॉट फॉर द लॉन्ग पीरियड आफ्टरवर्ड। Nature's will seems to be that sexual desire
fades with age. From the biological viewpoint, this can only be true during the fertile year, but not for the long period afterwards. क्या क्या मतलब बायोलॉजिकल व्यू पॉइंट के साथ क्या ऑब्सेशन ऑफ यू बात ही। और यहाँ पर कई बार ऐसा हो जाता है कि यार जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई अब 45-50 की एज हो गई और अब तो बिल्कुल ही ये लोग जो है ना सेक्सुअल एक्टिविटी की, चाहे मेल को कह दो चाहे फीमेल को कह दो, कि ये उस तरफ नहीं जाते। लेकिन ये इसमें बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो कह रहे हैं कि ये बीमारी नहीं है, ये बीमारी बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ तब है जब आप फर्टाइल एज में हो और रिलेशन में नहीं जा रहे। जब आपकी फर्टाइल एज खत्म हो गई और तब रिलेशन में नहीं बना रहे हो या ड्राइव कम है, तो ये बीमारी नहीं है, ये नेचुरल है, एज के हिसाब से नहीं है। और अगर जवानी में है तो है, ये दिक्कत है। हाँ जी, बट नॉट फॉर द लॉन्ग पीरियड आफ्टरवर्ड. Nature's will seems to be that sexual desire fades with age. नेचर में ये देखा जाता है कि सेक्सुअल डिजायर ये कम होती चली जाती है उम्र के साथ साथ. As estrogen and testosterone come into balance, the woman starts leaning towards the man towards the woman. अब एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जो है, जब इनका लेवल फीमेल में एस्ट्रोजन और मेल में टेस्टोस्टेरोन का लेवल जब आपस में समान रूप आ जाए, 50-50 की तरफ बढ़ने लगे, यानी कि बराबर मात्रा में है, तो इधर वोमेन तो बनने लगती है मैन और मैन बनने लगता है वोमेन की तरफ. ये तो आपकी वो वाली बात जो आप कहते हैं ना कि गांव वगैरह में कि जो ताऊ पहले बहुत ताई बन गई, ताई हाँ वो हाँ ये वही बात लग रही है ना. टेरिटरी थी ना, फेमिनिन डिफेंस और मस्कुलिन डिफेंस, वो इसलिए आता है. एस्ट्रोजन लेवल कम होने से ताई तो पहुंच जाती है मस्कुलिन डिफेंस की तरफ को, और टेस्टोस्टेरोन कम होने की वजह से ताऊ पहुंच जाता है फेमिनिन डिफेंस की तरफ को. फेमिनिन डिफेंस को, ठीक है जी. ये बिल्कुल सही ट्रैक है ये दोनों बातों का, उसका भी और यहाँ भी. I think we should become this and be glad to leave desire and eros behind us. कह रहे मैं ये समझता हूँ, मैं सोचता हूँ कि I think we should welcome this, हमें इसका स्वागत करना चाहिए और हमें प्रसन्न होना चाहिए. टू लीव डिजायर, हमें अपनी इच्छाओं का उम्र के साथ साथ खुशी खुशी एक तरह से उनको त्यागना चाहिए. एंड इरोज बिहाइंड, इरोज क्या होता है? EROS इरोटिक से रिलेटेड है बस ये जो. अच्छा, आपको इरोज बिहाइंड कामुकता हमें पीछे छोड़ देनी चाहिए फिर एक तरह से, है जी. इरोज देख लो, EROS बेटा देख लो एक बार. बस इरोज का फंक्शन है, प्राइमरीली रेफर्स टू ग्रीक गॉड ऑफ लव एंड डिजायर, है ना. प्राइमरीली मैं लिख लूंगा वो दोस्त, या तो हिंदी में बता दो कोई. प्राइमरीली मतलब ये है कि काम उससे ही है, जैसे हम लोग कामदेव का वर्णन काम देवता की तरह है ना. अच्छा, कामना काम लिख देता हूँ, काम वासना, काम वासना. हाँ जी, काम वासना पीछे छोड़ दो. हाँ, हमारी जो हिंदुस्तानी संस्कृति में बिल्कुल साफ साफ कह रखा है ना कि भाई पहला तुम्हारा ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ आश्रम, और गृहस्थ आश्रम के बाद वो कहते हैं भाई अब वानप्रस्थ की प्रैक्टिस करो. हाँ, वानप्रस्थ की तरफ वो करो. उसके बाद संन्यास को नहीं कह रहे, लेकिन पहले वानप्रस्थ को कह रहे हैं कि पहले अपने घर में ही, अपने संसार में रह के ही इच्छाओं से दूर होने की कोशिश करो. हाँ, उसे संन्यास कह रहे हैं. वैसे संन्यास कहलाएगा और वानप्रस्थ में आप घर ही छोड़ दोगे, ये जान लो. ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास और वानप्रस्थ, ऐसे है 4. अमित शर्मा, तेरा ज्ञान में से हमसे ज्यादा अच्छा है, लेकिन लास्ट में तो वानप्रस्थ में. हाँ, पहले वानप्रस्थ में जाते हैं. बस सन्यासी तो बिल्कुल घर परिवार सबसे मुक्त हो जाता है, बिल्कुल अलग हो जाता है. तो संन्यास में आना चाहिए. अभी कोई और बोल रहा है, सबके विचार आने दो. हाँ, फर्स्ट ब्रह्मचर्य है, सेकंड गृहस्थ है, थर्ड वानप्रस्थ है, और फोर्थ संन्यास है. वानप्रस्थ में क्या होता है? गृहस्थ में तो फैमिली लाइफ जीना है,
वानप्रस्थ में क्या है कि फैमिली में रहते हुए एक तरह से विरक्त टाइप का रहना है, फैमिली में रहना है, मैं वही कह रहा हूँ बस, ठीक है, लेकिन अटैच नहीं रहना है फैमिली से। अच्छा, और फिर सर संन्यास में क्या करना है? संन्यास मतलब ऐसा है कि परिवार पूरी को तरह और से सब चीज को छोड़ देना है, सांसारिक चीजों को ही छोड़ देना है। अरे सुन बॉस, हम इसका एग्जाम्पल भी दे सकते हैं इसका। हाँ। बॉस, इसका एग्जाम्पल समझिए, जैसे जो लोग वन में रहते हैं, वानप्रस्थ का मतलब वन में रहना, तो हाँ। जो नहीं, एक्चुअली वानप्रस्थ का मतलब जो है वन में रहना नहीं है, वो संन्यास स्टेज की तैयारी है। डॉक्टर साहू, एक मिनट, दीपशिखा जिस तरह से कहना चाह रही है ना उसको पूरा समझिएगा। एक्चुअली मेरे यहाँ पिताजी वानप्रस्थ वो लिए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ उस चीज को क्या होता है ऐसा करके। आपका मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। अब देखो मैं बताता हूँ, मेरी बात समझिएगा। पहला बिल्कुल सिर्फ साफ साफ है कि वो ब्रह्मचर्य आश्रम है। ब्रह्मचर्य आश्रम में हमारे को ब्रह्मचर्य का वो करना है। दूसरा है गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि गृहस्थ आश्रम में जो गृहस्थ के काम है और जो अपनी संतान उत्पत्ति करना गृहस्थ का सबसे बड़ा काम हुआ, उनकी और परवरिश, पालना पोसना, है ना, उनके साथ रहना। वानप्रस्थ का मतलब ये हो गया कि आप वहां रहते रहते एक अपनी कामनाओं को, इन सब की अपनी कामनाओं को, अपनी बात समझो दीक्षिका, इन सब चीजों का मतलब अपनी सारी की सारी कामनाओं से दूर रहने की प्रैक्टिस करो। और संन्यास ले लिया का मतलब तो ये है कि आपने अब इसको छोड़ दिया, अब आप दोबारा नहीं आ सकते। जो सन्यासी हो जाता है फिर उसका घर परिवार या उसका सामाजिक सांसारिक नियमों से वो सन्यासी हो जाता है, वो उन नियमों में नहीं बंधता। वानप्रस्थ वाला सन्यासी, वानप्रस्थ वाला इसीलिए वो उस सांसारिक जीवन में रहते हुए भी अपनी सारी इच्छाओं पे कंट्रोल करता है। वानप्रस्थ एक तरह से प्रीकर्सर, जो बिल्कुल डॉक्टर धीरेन्द्र कह रहे हैं कि सन्यास से पहले की अवस्था है, ये आपकी तैयारी कराता है कि आप इसके बाद आप सन्यासी पूरी तरह से हो जाओगे। अगर आपके अंदर एक भी इच्छा रह गई तो आप सन्यासी नहीं हो। बहुत धीरे धीरे ना जिम्मेदारियों को धीरे धीरे से छोड़ते, जो मटेरियल जितनी जिम्मेदारी है ना वो है। तो वानप्रस्थ का मतलब होता है कि जो मेन जो गृहस्थ जीवन है उससे साइड लाइन होकर के सिर्फ उतने में रहना जितना हमारे जीवन के लिए जरूरी है। हाँ, लेकिन घर नहीं छोड़ा अभी, गृह त्याग नहीं है अभी वानप्रस्थ में। अब डॉक्टर धीरेन्द्र सर को पूरा कर ले, अंदर क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ भैया बताओ सर। एक्चुअली क्या है कि पहले हमारी जो आयु को माना जाता था 100 वर्ष। तो इसको 25 ईयर में इसको डिवाइड किया गया था। तो जो फर्स्ट जो 25 साल है वो ब्रह्मचर्य के लिए था, ताकि विद्या अध्ययन हो सके, इसमें स्टडी हो सके। ठीक है। और नेक्स्ट जो है 25 से 50 साल की जो आयु है ये गृहस्थ के लिए था। तो ये जो इसमें जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी घर का जो मतलब प्रोग्रेस करना है, बच्चों को ये करना है, अपने अतिथि इधर जो भी सारी चीजों को देखना है, प्रॉपर्टी देखना है, सारी चीजें। अच्छा, 50 से 75 साल की जो उम्र ये होता था कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी भी थी नेक्स्ट जनरेशन को सौंपना है। तो उसमें ऐसा है कि अपन है यहाँ पे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी का धीरे धीरे एहसास कराएं और हम अपनी सन्यास की तैयारी करते जाएं। ये 50 से 75 होता था। और 75 साल के बाद में फिर सन्यास, मतलब घर पूरा छोड़ के बाहर अपना कहीं पे भी वन में कहीं पे भी अपना फिर उसमें लग जाए करके। अच्छा, अपना ध्यान नहीं है ईश्वर। हाँ, अच्छा, यही अमित शर्मा कह रहे हैं कि अगर एक भी इच्छा रह गई तो तब नहीं हो सकता। तो आप सन्यासी नहीं हो। बॉस देखिए हमें मिल गया है, नेट पे लिखा है संक्षेप में, वानप्रस्थ आश्रम जीवन के तीसरे चरण का प्रतिनिधित्व करता है जो गृहस्थ आश्रम के बाद आता है। और इसमें व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति की तैयारी करता है, अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों को कम करता है और प्रकृति में जीवन व्यतीत करता है। तो जो मेरा वानप्रस्थ कहने का मतलब था वो यही था। वैसा वन नहीं, लेकिन वो नेचर में इंटीरियरली जाते हैं। जैसे हम लोग कहानियों में भी सुनते थे ना कि उन्होंने, राजा ने अपना सारी राज्य जो अपने बेटे को दे दिया और अपनी पत्नी सहित जो है वन चले गए। जाके रहने लगे।
हाँ, तो ये वो है कि वो आप नेचर जिम्मेदारी सिर्फ छोड़ रहे हैं, अभी पूरी तरह से इनडिफरेंट नहीं हुए हैं। अच्छा, तो वन में रहने के बाद भी अपने बच्चों की खबर रखते थे वो, हैं? हाँ, खबर रहते हैं, हाँ, उनसे लोग मिलने आते थे और वो वहां से वो जाते थे, तो वो सब कुछ चलता था। और बट सन्यास बिल्कुल इंडिफरेंस है सभी तरीके से, जो है हाँ, तो indifferent हो जाना। और यही एकदम कंफ्यूजन था मुझे भी कि मैंने कहा वन चले गए तो इसका मतलब सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन वन में जाने का मतलब ये नहीं था कि वो सब कुछ छोड़ा उन्होंने। एक चीज ये भी लिखी कि वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति को जंगल या शांत स्थान पर रहने की सलाह दी जाती है, जहां वह बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इसमें वानप्रस्थ में, सन्यास में? वानप्रस्थ में। ओके, हाँ मित पवन बस ये जो है ना, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो इसमें ऐसा भी होता है, देखो भगवान कृष्ण ने गीता, सबसे बड़ा सन्यासी जो बताया गया है बहुत सारे लोगों में, सबसे बड़ा सन्यासी बताया भगवान राजा जनक को। भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर आप गृहस्थ हैं और आपको बनना है तो राजा जनक जैसे सन्यासी बनो। गृहस्थ जीवन का सन्यासी था वो आदमी, मतलब अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद ऐसा नहीं है कि वो घर छोड़ के कहीं जंगल में या कहीं कुछ चले गए, नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी करते रहे एज एन इंडिफरेंट पर्सन, कि अब मैं ना किसी का माँ, ना किसी का बाप, ना किसी का बेटा, ना किसी का भाई, कुछ नहीं, मैं सिर्फ एक राजा हूँ और मेरे लिए सब समान है। संन्यास ये हुआ कंप्लीट वाला। ये आप हम लोग जो करते हैं ना, तो खैर चलो, इसमें सबसे बड़ी बात यही आई थी कि हमारे को नेचर के साथ में उसकी तैयारियों को चलते रहना चाहिए। अगर जैसे बहुत सारे मेल, इसीलिए तो वो रूब्रिक बना है, सेक्सुअल डिजायर इंक्रीज इन मेल ओल्ड पेशेंट्स। अरे आपकी उम्र 75 साल हो रही है और आप अभी भी कह रहे हो कि डॉक्टर साहब मेरे तो तनाव नहीं हो रहा, तो भैया इसका मतलब तुम तो बीमार हो। तब ये बीमारी तब है जब आप 75, आप 55-60 साल की उम्र में, अगर कोई कह रहा 25-30 साल का लड़का के जी तनाव नहीं आ रहा, तो ये बीमारी है। हाँ, PQRS कब बन जाएगा, ये बात हमें इस तरह से पकड़ में आ जाएगी। और बहुत अच्छा भाई, किसी इन्होंने यही तो कहा है, वी शुड वेलकम दिस एंड ग्लैड टू लीव द डिजायर एंड ही रोज बिहाइंड, कि हमारे को इस चीज का स्वागत करना चाहिए। ठीक है भाई, उम्र के साथ में ये चीजें होती रहती हैं, चलने दो। हाँ, तो आगे की लाइनें कर लेते हैं पूरे, ठीक है। आगे कह रहे हैं, वी डिपार्ट फ्रॉम डिपेंडेंस, द वे ओपन्स अप फॉर न्यू एक्सपीरियंस एंड हॉरिजन्स। हमें डिपार्ट कर देना चाहिए डिपेंडेंसी से। अब इतना लंबा चर्चा करिए, वही है इन लाइनों में, वी डिपार्ट फ्रॉम, एक मिनट, हाँ जी बस, हाँ, we depart from dependence, the way opens up for new experience and horizons. Women and men who have lost their desire even before the change should be happy to have found their freedom early. जो वोमेन या मैन जो है अपनी डिजायर को लॉस्ट कर देते हैं चेंज आने से पहले भी, बल्कि शुड बी हैप्पी टू हैव फाउंड देयर फ्रीडम अर्ली, अब की अपनी आजादी उन्हें वो थोड़ा जल्दी मिल गई इसका राग काम वासना से, इसको उसको लेकर के खुश हो। लेट्स नॉट टॉक आवरसेल्व्स इनटू बिलीविंग दैट सम थिंग्स आउट ऑफ किल्टर्स हेयर। किल्टर्स का मतलब देखना पड़ेगा, इंतजाम लिखा है बेटा, अलग तो नहीं है हमारे साथ में, अरेंजमेंट है। अच्छा, let's not talk ourselves into believing that some things out of filter here, कि हमारे लिए कुछ और गलत हो गया या कुछ और अरेंजमेंट हो गया, इसमें ना पड़े, हम ऐसी बातें ना करें। अगर आप पहले आप डिजायर से मुक्त हो रहे हैं तो आप उस फ्रीडम को स्वागत करें और उसको लेकर के खुश रहें, हैं जी। हाँ जी, हाँ जी। However, if we want to look for a cause nonetheless of any of the points listed above except blocked fallopian tubes might be considered. अगर ऊपर fallopian tube ब्लॉक मिल जाएं तो और साथ में ये भी हो तो फिर हम इसको कंसिडर करें। However, if we want to look for the cause nonetheless any of the points listed above, अच्छा, ऊपर का कोई भी पॉइंट नहीं है शामिल और साथ में वहां पर ब्लॉक्ड फिलोपियन ट्यूब्स हो,
तो फिर हम कंसिडर करें। और नहीं बॉस, अगर हमारे ऊपर कोई ऐसा नहीं मिल रहा लेकिन तब भी सेक्सुअल डिजायर कम हो रही है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कहीं इसकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक तो नहीं है। ओके, अच्छा, तो सेक्सुअल ड्राइव अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब फैलोपियन ट्यूब पे शक करो। अगर जल्दी, हाँ जी, अगर जल्दी ही उम्र में, अगर 25-30 साल 35 साल की एज में उसकी ड्राइव बहुत कम होती जा रही है, तो इसका मतलब ये देखो कि कहीं इसकी फैलोपियन ट्यूब तो ब्लॉक नहीं है। हाँ, सेल्फ इंजेक्ट तो वो करा लो। हो रही है, एज के साथ में हो रही है, सारी की सारी चीजें हो रही है, तो कोई बात नहीं, तब तो नॉर्मल है। बिल्कुल, तो वहाँ उसकी जांच करा लो भाई, जांच कराओ उसकी भी, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक तो नहीं है उसकी। हाँ जी, चलो खैर, यहीं रुकते हैं दोस्त फिर आज। सबको नमस्ते, सबको राम राम, सबका धन्यवाद। राम राम। राम राम। राम।